झारखंड के टॉप मोस्ट गैंगस्टर अमन साहू को एटीएस की जिस टीम ने मारा, उस टीम के प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह मेरे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कैसे ये मुठभेड़ हुई और अमन साहू का पूरा बैकग्राउंड, उसका प्रोफाइल क्या था, कैसे वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि इनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ? देखिए, आप भली भांति जानते हैं कि पुलिस कभी इनकाउंटर करना नहीं चाहती है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसा पैदा हो जाती है कि अपनी सुरक्षा, जवानों की सुरक्षा, हथियार की सुरक्षा, और यदि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होता है तो एज ए पुलिस ऑफिसर पहला दायित्व तो है कि उसको सरेंडर करने के लिए हम लोग उसको मोटिवेट करें। बट जब कोई हम लोग के पास किसी तरह की कोई विकल्प नहीं बचता है, तभी हम लोग को उसको उस तरह से जवाब देना पड़ता है। क्योंकि जब तक सरकारी हथियार है और हमारी सुरक्षा, जवानों की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा भी देखनी है, तो विकट परिस्थिति में ही इनकाउंटर होता है। और अब देख, जब गोली चल रही है तो जवाब उसी हिसाब से देना पड़ता है। तो क्या हुआ था वहाँ पर? एक्चुअली जो है, अमन साहू को 2 केसेस में वांटेड था वहाँ आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में। उस केस में यहाँ से उसको रिमांड किया गया था और वहाँ अनुसंधान से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ चल रही थी। इसी बीच में जब वहाँ की कार्रवाई पूरी हो गई तो इंटीमेशन मिला इस स्टेट को। इसके बाद चूँकि एक बहुत नोटरियस और बहुत वेल स्किल्ड क्रिमिनल था, पहले भी जैसे आपने सुना होगा 2019 में भी ऑलरेडी पुलिस कस्टडी से वो भाग चुका था, और तो पुलिस को कहीं ना संशय था कि सुरक्षित इसको लाना है। ये जवाबदेही हमको और हमारी टीम को दी गई। फिर हम लोग उस टीम जो भी दायित्व मिलता है उसका निर्वहन हम लोग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग न्यायालय के आदेश के आलोक में, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके आदेश के आलोक में हम लोग जो रायपुर गए। जो माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है, उस सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसको हैंडओवर किया गया। बट वहाँ जो परिस्थितियाँ जो हमने देखा काफ़ी भिन्न था। चूँकि बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग हमारे जवान पर एक एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुआ था। हमारे से भी लोग जानने का प्रयास कर रहा था कि किधर से आया है, किधर जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। प्रायः लोग यही जानने का प्रयास कर रहा था कि किस रूट से आप जाओगे। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते और इस प्रोफेशन में हम लोग समझते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा रास्ता अख्तियार करना उचित होगा। हम लोग ने उसको गोपनीय रखा, और एक कॉमन मार्ग है आपका रायपुर से सिमडेगा और रांची के बीच में। तो हमने लगा कि इस मार्ग को चुनाव किया जाए जहां लोगों का ध्यान नहीं जाए। तो फिर हम लोग जो है रामानुजगंज होकर के आपका रमकंडा के एक रास्ता है, उसी रास्ते से, हालांकि हमने काफ़ी उसको मोटिवेट भी किया कि भैया हमारी जवाबदेही है कि आपको इस कोर्ट से आपको NIA कोर्ट रांची में उनके उपस्थापित करके और आपको होटवार जेल में शिफ्ट करना, इसलिए हम लोगों को कोऑपरेट करो। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था, बहुत अलग तरह का एटीट्यूड था। तो हमको लग गया चूँकि प्रोफेशनल क्रिमिनल है, बहुत कोई इसका प्रभाव या इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गाड़ी हमारी उसके पीछे थी, एक गाड़ी हमारी आगे थी। जो आगे में मैं चल रहा था, बीच में वो बैठा हुआ था। हम लोग अलर्ट थे पूर्ण रूप से। जैसे ही आपका रमकंडा से हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड आपको पलामू की ओर, तो एक कल्वर्ट है आपका, काफ़ी तीखा मोड़ है, वहाँ पे उसके लोग लगे हुए थे। तो हम लोगों को कोई आवाज़ नहीं, वो गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी। इसी बीच जो है उधर से जो छोटी पहाड़ियाँ और जो छोटा मोटा जो जंगल होता है, उधर से बॉम्ब चला। तो गाड़ी चूँकि रफ्तार में थी तो बम सही टारगेट को हिट नहीं कर पाया। इसी बीच में गाड़ी कुछ आगे बढ़ी और बम के साथ फायरिंग हुआ। तो चूँकि ये टारगेट इसने बीच वाली गाड़ी पे किया, कहीं ना कहीं उसको इन्फॉर्मेशन था कि उसको बीच वाली गाड़ी में पुलिस बैठाया हुआ है। इसी के बीच हमारे जवान जो है तुरंत उस गाड़ी से मतलब मूव करके और नीचे अपना पोजीशन लिया, और चूँकि एक हाथ में उसका हैंडकैप लगा हुआ था, तो उसको भी कहा गया कि तुम भी बचो। अब जब बम और गोली से एक साथ जब हमला होगा तो परिस्थितियाँ बहुत विकट हो जाती है। खुद को भी बचाना है, और चूँकि वो एक जुडिशियल कस्टडी में है, उसकी भी रक्षा करनी है, तो उसको खींचा गया है। तो होता क्या है, उस समय थोड़ा परिस्थिति अनुकूल नहीं रह पाता है। इसी का फ़ायदा उठा करके एक जवान हमारा है विजय, वो इंसॉस राइफल लिया हुआ था। उसका राइफल जैसे जब दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई,
इसी बीच में जो है वो राइफल छीन करके और उसी दिशा में भागने का प्रयास किया। तो तब तक मैं भी वहाँ पे पहुँच गया था। तो जैसे ही रोड क्रॉस करना चाहा, हम लोगों ने बोला अरे रुको 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 रुको, लेकिन इसके बाद जस्ट वो फायर किया इस जवान का लेग में गोली लगी। तो गोली लगते लगते इसने एक फायर मारा जो उसको भी हिट किया। इसके बाद मेरे पास तो कोई विकल्प बचा नहीं कि सरकारी हथियार है लेके निकल जाएगा। फिर मैंने जवाब दिया, फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और जिसके वजह से वो जख्मी होकर के रोड की तरफ गिरा। फिर हम लोग चारों तरफ से कॉर्डन किए। फिर वहाँ के जो भी स्थानीय प्रशासन था, पुलिस प्रशासन, मैंने उनसे संपर्क किया किस तरह की घटना घट गई है। तो वहाँ से भी काफ़ी सहयोग मिला। मेन घटना का जो है यही वहाँ का वानगी है। अमन साहू की अगर हम बात करें तो कैसे वो अपराधी बना? सुना है कि पहले मोबाइल की शॉप चलाता था और फिर अपराधी बन गया। कैसे वो इस दुनिया में आया और फिर कैसे कैसे आगे बढ़ता गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हर आदमी को परेशानी होती है, हर आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। एक पढ़ा लिखा लड़का था, जैसा कि बैकग्राउंड पता चला, पढ़ा लिखा लड़का था और एक सामान्य परिवार से था वो। बट जो मोबाइल का दुकान उसने अपने पढ़ाई के बाद जो स्टार्ट किया, तो वहाँ क्या एटमॉस्फेयर रहा होगा उस समय की, क्या परिस्थिति रही होगी, हमको तो आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी माध्यम से हम लोग को पता चला कि वहाँ अपराधियों का आना जाना था और अपराधियों का आना जाना था जिससे उसका संपर्क हुआ। और होता है कि आदमी का, हर आदमी का एक अलग अलग अपना अपना टेम्परामेंट होता है। उस टेम्परामेंट के अनुसार उसका जो है झुकाव कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि की तरफ था। तो जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि हथियार चलाने का शौक़ था, इस तरह के लोगों के साथ जुड़ने का शौक़ था, यानी कम समय में आगे बढ़ना। तो स्वाभाविक है कि यदि इस तरह की इच्छाएँ कोई पालेगा तो उसको गलत रास्ते और गलत ट्रैक पे जाना होगा। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इसका टेम्परामेंट का भी प्रभाव था। और होता है क्या कि जब गलत रास्ते पर कोई भटक जाता है तो इस तरह की कंपनी उसका बनता चला जाता है, चेन बनता चला जाता है। तो फिर अपराध की दुनिया में जो है मतलब कहिए कि अब बेताज बादशाह के रूप में हुआ और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उसके परिवार को भी भुगतना पड़ा और हम लोग को भी उस तरह से जवाब देना पड़ा। कैसे कैसे ये अपराधी दुनिया में आगे बढ़ता गया? कौन लोग इसके साथ में थे जो साथ दे रहे थे? इसका पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या था? थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब समय समय आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होता गया तो लोगों को रैंसम के लिए कॉल करना, हत्या करना, हत्या करवाना और लोगों को थ्रेट करना, इवन कि जो नहीं मान रहा उसके ऊपर गोलीबारी करवाना और बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो है आउटसोर्सिंग वगैरह है वहाँ गोली चलाना। इवन कि आपने सुना होगा कि गिरिडीह के जेलर पर भी इसने हमला किया था। तो बहुत सारे करीब करीब जैसे हम लोग को पता चला नंबर ऑफ द 150 केसेस, स्टेटस जो भी हो 150 केसेस के पेंडिंग है इसके खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। कहीं एक साधारण लड़का और वो 150 केसेस का मुजरिम बन गया तो इसका चेन ऑफ क्राइम क्या होगा। जैसे आपने देख रहा है कि अब मतलब आपका एब्रॉड से भी कुछ क्रिमिनल्स इससे जो जुड़े हुए हैं उनका भी आ रहा है कि बॉस चले गए तो हम उसका जगह लेंगे, तरह तरह की चीज़ें आ रही है। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं अपराध इसके लिए शौक़ बन गया, अपराध शौक़ बन गया और पैसा, गलत तरीके से पैसा आना शुरू किया। तो अभी तो चूँकि बहुत कम उम्र था और इसकी महत्वाकांक्षाएँ जो थी वो काफ़ी उछाल मार रही थी कि कम समय में, अभी आप समझ रहे हैं कि नियर अबाउट 30 साल का लड़का और इस तरह का खौफ लोगों में, इस तरह का भय, और इवन की पुलिस जब घेर के चल रही है इसके बाद भी वो एटीट्यूड और किसी तरह का होता है ना कि यदि कोई अपराध करता है और सामान्य जीवन जीना चाहता है तो लोग पश्चाताप भी करता है। तो लग रहा था कि नहीं, इसका शौक़ हो चुका है लोगों का हत्या करना, रंगदारी मांगना, गोली चलाना, गोली मरवाना। बड़ा तो जो फुटील भरी मुस्कान जो होती है ना, उस तरह से उसका एटीट्यूड हम लोग को फील हुआ। इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ था और कौन से ऐसे बड़े गैंगस्टर है जिनसे जुड़ा हुआ था? देखिए, ये सब तो अनुसंधान और जांच का विषय है। बट जो चीज़ें सामने आई है आपने देखा है। अब डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बट जो भी चीज़ें सामने आ रही है कि अमोल बिश्नोई या जो है मीना के साथ या गोल्डी बरार के साथ, ये सारी चीज़ें जो है वो अनुसंधान और जांच का विषय है जो स्वतः स्पष्ट हो जाएगा आने वाले समय में।
इसके पास ये बड़े बड़े वेपन कहाँ से आ रहे थे? बहुत सारी फोटोज जो है सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें ये हथियार लेकर खड़ा है, AK-47 या दूसरे जो मॉडर्न वेपन है, ये वेपन कहाँ से लाता था ये देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है। इस तरह के हथियार आपके मिलिटेंट्स और टेररिस्ट के पास होते हैं, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और हमको लग रहा है कि हाँ, जो भी हमारी हायर एजेंसी है इस पे बहुत गंभीरता से जांच कर रही है, ये स्पष्ट हो जाएगा। क्या कोई गर्लफ्रेंड भी थी इसकी कभी? इसके बारे में कोई जानकारी आपको? अब सुनी सुनाई बात पे तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई डिटेल हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि एक पहला वानगी था जो हमारे से टकराव हुआ। मैंने तो सोचा नहीं कि इतना सुरक्षित इसको ले जाया जा रहा है और इस तरह का रिटेलिएशन होगा, इस तरह का हमला होगा, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे जवान यदि अलर्ट नहीं होते या हम अलर्ट नहीं होते तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। ये अपना जेल के अंदर से नेटवर्क कैसे चला रहा था? क्योंकि जेल से भी बहुत सारे कारोबारियों को थ्रेट आ रहे थे, कई लोगों के इसने मर्डर भी कराए। देखिए, ये तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पूर्व में भी बहुत अधिकारी की बातें आई है कि किस तरह से इन लोग डरा के धमका के, इवन हमको लगता है कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को भी एक थ्रेट करता है। अब गिरिडीह का में जो गोली चलाया जेलर के ऊपर, इसी का संकेत है कि इस तरह का धमकी देना, लोगों के ऊपर अटैक कराना, यानी लोगों को ओवर पावर करके अपना काम निकालना। और ख़ास करके क्या है कि इस तरह का जो भी गैंगस्टर रहते हैं, नए लड़के जो छोटे मोटे अपराध में फंस करके जेल में चले जाते हैं, उस तरह के लोगों को अपने चेन में जोड़ना, छोटी मोटी मदद करना और उसको विश्वास में लेना। और वो बच्चे चूँकि समझ नहीं पाते हैं, जब तक उनको समझ में आती है बात तब तक बुरी तरह से उसके चंगुल में फंस जाते हैं। प्रायः हम लोग देख रहे हैं कि जो भी प्रोफेशनल क्रिमिनल है, तो हमारा जो भविष्य है, हमारा देखिए गलती तो किसी से हो सकती, छोटे मोटे अपराध कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन इस तरह के बच्चों को जेल में मदद करना और उसको अपने गिरफ्त में लेना और गलत ट्रैक पे उसको भेजना, और जब बातें आती है कि हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तब तक बुरी तरह से उसके जंजाल में लोग फंस जाते हैं। क्या ये सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल बहुत करता था? हाँ, क्योंकि वो आपको मेंटली बहुत स्किल्ड था और जो भी हम लोग को उसका बैकग्राउंड पता चल रहा है और जो चीज़ें अप टू डेट हो रहा है, इवन कि उन्हें कंप्यूटर साइंस से भी डिप्लोमा ले रखा था। जैसा उसने पता चला कि वो राजस्थान में बहुत दिन रहा था, उसके पेरेंट्स का भी स्टेटमेंट आपने सुना है कि बचपन से ही बड़ा मेधावी छात्र था। अब यही है कि दिशा गलत हो गया, दिशा गलत हो गया। तो ये बताइए कि क्या इसके गैंग में अभी और भी लोग शामिल हैं? कुल कितने लड़के इसके गैंग में होंगे झारखंड के अंदर? देखिए, बिल्कुल जांच और अनुसंधान का विषय है। पुलिस बहुत गहराई से और बहुत संजीदगी के साथ इस पर कार्रवाई कर रही है, और जो भी इसके बाद के जो लोग इसका जगह लेना चाहेंगे या जो इसके गुर्गे काम करना चाहेंगे, पुलिस तो बहुत सख्ती से निपटेगी, क्योंकि हम लोग की जवाबदेही है कि इस तरह के जो अपराधी है उस पर अंकुश लगाना, इसमें कहीं कोई कसर बाकी नहीं रखा जाएगा। ये मयंक सिंह और रोहित सिंह बता रहा है कि ये भी कुछ विदेश में हैं जो इसके लिए काम करते हैं। झारखंड में भी 30 से ज़्यादा लड़के जो हैं इसके लिए काम करते हैं। तो कितना बड़ा नेटवर्क है इसका? अब देखिए, मीडिया के माध्यम से कोई चीज़ें डालना वो एक अलग चीज़ है। मयंक सिंह तो ऑलरेडी कस्टडी में है और आज न कल वो झारखंड की पुलिस उसको लाएगी, चूँकि सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो जा चुकी है, तो फिर देखेंगे। तो बिल्कुल ये हैं डॉक्टर पीके सिंह, जो कि झारखंड ATS के प्रभारी हैं। कैसे अमन साहू का एनकाउंटर किया, क्या उसका प्रोफाइल था, उसके गैंग में कितने लोग हैं, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की।